Assalamualaikum dear students. Let's discuss how to mask non-human epitopes and where this situation arise. बेटा देखिए, अगर हम कोई ऐसा एंजाइम यूज़ कर रहे हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए जो कि ह्यूमन जीन इटसेल्फ नहीं है, फाइन, हम या तो उसको किसी बैक्टीरिया से ले रहे हैं या तो हम उसको किसी फंगस से आइसोलेट कर रहे हैं और इसलिए फंगस से वो जीन ली है और फिर उसको एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया है, उससे प्रोटीन हासिल की है और अब इस प्रोटीन को जब हम पेशेंट्स को एज अ ट्रीटमेंट एज अ मैनेजमेंट कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो देयर इज़ अ फेयर चांस कि इस ऐसी प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीजेनिक या इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा इनिशिएट हो जाएं। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो एक ह्यूमन बॉडी है, वो ऐसे एंजाइम्स के अगेंस्ट एंटी एंजाइम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया? और ये लीड कर सकता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की तरफ, एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ, या फिर ये ऑल टुगेदर ऐसे हेट्रोलोगस एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर सकता है। सो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम जब भी हम नॉन ह्यूमन एंजाइम्स को यूज़ करें फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन पैथोलॉजिकल कंडीशंस। तो अब इसके लिए साइंटिस्ट एक सोल्यूशन के साथ आए कि वो या तो पेगाइलेशन करा दें नॉन ह्यूमन एंजाइम की, एंड यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि पेगाइलेशन का मतलब ये है कि हम इन प्रोटीन्स के साथ पेग की टेल लगा दें। पेग होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, तो इट प्रूव टू बी यूजफुल। सेकेंड सोल्यूशन ये था कि हम ऐसी जीन्स को जो कि नॉन ह्यूमन इन ओरिजिन है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करें, या तो डायरेक्टली उनकी जीन को मॉडिफाई करें या उसका cDNA जिसको हम जीन केसेट में यूज़ करते हैं फॉर इंसर्टिंग इन आवर वेक्टर, और फिर इस वेक्टर को अल्टीमेटली यूज़ करते हैं होस्ट सेल को मॉडिफाई करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। तो उस जीन या cDNA को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए। तो उसके लिए जो स्कीम यूज़ होती है दैट यू कैन चेक इन द बॉटम ऑफ द स्लाइड। ये जो आपको एक फ्लो डायग्राम की फिगर नज़र आ रही है। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम जिस प्रोटीन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स जनरेट करते हैं और उन कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस प्रोटीन पर कितने एपिटोपिक रीजन्स हैं या कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं। बाय दिस वी मीन कि ऐसे रीजन्स कितने हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स कॉज कर सकते हैं ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर आप नोट करें इस हाइपोथेटिकल प्रोटीन में जितने भी आपको रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द रीजन्स वेयर एपिटोपिक पोर्शंस आर प्रेजेंट, जो कि अल्टीमेटली MHC क्लास 2 के साथ बाइंड करके इलिसिट कर सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। तो अच्छा, अब ये जो एपिटोप्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये आमतौर पे 3 अमाइनो एसिड लॉन्ग होते हैं। और 3 अमाइनो एसिड का मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक अमाइनो एसिड के कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 9 न्यूक्लियोटाइड। सो ये 9 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंसेस हैं। अच्छा, जब ये आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद व्हाट साइंटिस्ट डिड कि उन्होंने इनको अल्टीमेटली रिमूव किया विद दोज अमाइनो एसिड्स या दोज कोडॉन्स फॉर अमाइनो एसिड्स जो कि एंटीजेनिक रिस्पॉन्स या फिर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं एलिसिट करते। फाइन हो गया? तो वो तमाम रेजिड्यूज जो कि MHC बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको रिप्लेस कर दिया गया ताकि यहाँ पे MHC2 बाइंडिंग ना हो सके। और इसके लिए कॉम्बिनेटोरियल अप्रोच को मद्देनज़र रखा गया कि जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं वो बनाई गई। एंड आफ्टर दैट दे यूज द एसे टू चेक फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। दे ऑल्सो चेकड फॉर कि इसमें कितनी ज़्यादा अभी भी MHC2 बाइंडिंग कैपेसिटी है, और वो वाले हमारे पास जिनके पास एक्टिवेशन है उनको छोड़ दिया जाता था, और वो जो कि MHC बाइंडिंग नहीं कर रहे उनको लेकर आगे माउस मॉडल में एंटीटाइटर तक less binding were selected, and after that those which essayed for the ability to induce antibodies and T cell responses in mice, अगर वो ऐसे में पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको फर्दर नहीं लेके चला गया, लेकिन जिन्होंने बहुत कम इम्यूनोजेनिसिटी शो की, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना की और ना ही T cell रिस्पॉन्स शो किया, उनको फिर सेफर कंसिडर करते हुए आगे की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं?
इसके अलावा एक और काम आप प्रोटीन थेरेप्यूटिक के अंडर करते हैं, दैट इज़ इंजीनियरिंग द बैक्टीरियोफाजेस, and this aspect is very important for multi-drug resistant infections. So आपको पता है पाकिस्तान is a TB burden country, one of the largest TB burden countries, and this TB burden is also due to the reason that our population is showing multi-drug resistance to the Mycobacterium tuberculosis. अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो अपना इलाज स्टार्ट करते हैं, those who are TB patients and they started their treatment, जब वो उसको पूरा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अपना जितना भी प्रेस्क्राइब्ड कोर्स होता है उसको पूरा नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली दिस लीड्स टू रेजिस्टेंस. अच्छा, सिर्फ ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है टीबी के लिए, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज़ की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से हुई, वहाँ वहाँ पर, विच इज़ एक्चुअली अक्रॉस द ग्लोब. So for bacterial diseases which has been controlled earlier with the help of antibiotics, now the bacteria has started to develop resistance against those antibiotics. As a result, multi-drug resistant infections are on a higher number. और WHO की एक रिपोर्ट थी 2014 में, if I'm not wrong, about the number exactly, it is just 2014. So they reported कि वो ख़तरा जिसके बारे में हम सोच रहे थे, ये अब फ्यूचर की बात नहीं रही, ये अब हो रहा है. इट इज़ गोइंग ऑन एंड वी आर फेसिंग इट. तो अब हमें ऐसे इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे ताकि इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक के अलावा कंट्रोल किया जाए. सो दिस इज़ द होल सिनेरियो. और इसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ जो साइंटिस्ट के सामने पोज की गई, एंड दैट वाज अबाउट द सूडोमोनास यूरोजिनोसा इन्फेक्शन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लंग्स में या पेशेंट्स में अगर ये इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये थिक म्यूकस और एल्जिनेट स्क्रीट करता है, तो वंस इट गेट सेटल्ड इन द लंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट बाय यूजिंग द एंटीबायोटिक्स अलोन. और वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह हम DNase-1 या लाइज एंजाइम को यूज़ करते हुए एक्सेसिबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक टू दिस बैक्टीरिया हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जब अगर आप इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट, तो ये बैक्टीरिया इतना डेंजरस है कि ये उसकी लंग्स की एपिथेलियल लाइनिंग को भी डैमेज करता है. और एज अ रिज़ल्ट जब एपिथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाएगी तो लंग फंक्शन को भी डिक्लाइन करेगा. इसके अलावा जब ये एल्जिनेट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी वजह से एयरवेज भी थिन हो रहे हैं, तो जो लंग की ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो भी बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही है. तो इस सिचुएशन में हम कैसे रिमूव करें ऐसे सूडोमोनास यूरोजिनोसा को जो कि ड्रग रेजिस्टेंट भी हो चुका हो. ठीक है, हम उसके अगेंस्ट, उसकी एल्जिनेट के अगेंस्ट DNase या लाइज तो यूज़ कर लेंगे. एज अ रिज़ल्ट वो पेशेंट ब्रीदिंग तो उसकी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बैक्टीरिया जब तक हम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करेंगे अल्लाह के फजलो करम से उसके लंग्स में, तो तब तक ये इसका कंप्लीट क्योर और फ्रॉम दिस इन्फेक्शन नहीं हो सकेगा. तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन बैक्टीरियोफाजिस को यूज़ किया जो कि स्पेसिफिकली सूडोमोनास यूरोजिनोसा को ही टारगेट करते हैं और लाइज करते हैं. तो वो मैं आप लोगों से शायद पहले भी क्लास में कह चुकी हूँ, इट इज़ समथिंग सिमिलर टू चोरों को मोर. बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमन को और ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरियोफाज. तो जब ये बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा इस सूडोमोनास को, तो इट विल कॉज लाइसिस ऑफ दैट बैक्टीरिया. देखिए जिस तरह इन्होंने क्या अप्रोच यूज़ की, दे टुक द बैक्टीरियोफाजिस फ्रॉम द सीवेज सैम्पल्स, और सीवेज सैम्पल से इन्होंने ढेर सारे बैक्टीरिया आइसोलेट किए, उनमें से नैरो डाउन किए 2. और कुछ अप्रोचेस में आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो लिटरेचर में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बैक्टीरियोफाजिस थे, दोज हु वर नोन टू कॉज damage or lysis of the Pseudomonas species, they took those 2 and then they used them for specifically targeting and lysing the Pseudomonas uriginosa in those mice which had
already been prepared with the infection from the Pseudomonas. अच्छा, उसके बाद बेटा क्या किया इन्होंने? They found very interesting results, क्योंकि इस अप्रोच की हेल्प से 50 to 99% of the Pseudomonas aeruginosa was effectively removed from the surfaces of catheters and the microtiter. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ह्यूज डेवलपमेंट थी अपनी टाइम की. तो आप देखें, अच्छा उन्होंने एक और काम भी किया कि दे यूज्ड द बैक्टीरियोफाजिस विच वाज लेबल्ड विद द लक्स. अब लक्स क्या होता है? लक्स इज, आपने देखा है ना, सोप का नाम भी है एक लक्स. तो लक्स क्या करता है? इल्यूमिनेट, लाइट के लिए ये टर्म यूज होती है. ज़्यादा लक्स का मतलब है ज़्यादा लाइट प्रोड्यूसिंग, कम लक्स का मतलब है कम लाइट प्रोड्यूस हो रही है. तो जब इन्होंने पैथोजन को लाइट के साथ, लक्स की जीन के साथ एसोसिएट कर दिया है, तो अब ये ईजिली उसके नंबर को मॉनिटर कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ द लाइट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दैट पैथोजन. जैसे जैसे सूडोमोनास लाइस हो रहे थे, उनका नंबर कम हो रहा था, तो लाइट प्रोडक्शन भी कम होती चली गई. सो जस्ट बाय मॉनिटरिंग द लाइट प्रोडक्शन दे वर efficiently monitoring the efficacy of the bacteriophage, engineered bacteriophage for controlling the Pseudomonas species. So this is what they did in vivo. 3 to 4 times bacterial growth reduce हुई इस experiment के नतीजे में. और अगर सारे के सारे बैक्टीरिया से get rid नहीं हो सका, तो जितने बच गए they become more susceptible to antibiotics. Previously, they were resistant to antibiotics. After this treatment, they become susceptible to antibiotics. So that was a huge achievement. But keep in mind, the word of caution or the note of caution is this, that bacteriophage have not yet gained acceptance in clinical practices. So इसके ऊपर करते हैं और फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला सेकंड टॉक जल्दी भिजवाऊंगी. With this हम यहाँ